मुख्यमंत्री यह बताएं कि वो जो 1250 रुपये देते हैं वो अपनी माँ को दें, अपनी मिसेस को दें, वो अपनी मौसी को दें, अपनी बुआ को दें। वो क्यों मानते हैं कि आसाम की जनता भिखारी है? देश का वोटर जिसको आप कह रहे हैं कि हम अरुणोदय की दे रहे हैं 1250 रुपया, उसको आप भिखारी मांगते हैं। लोगों को नशा पिलाया और उस नशे में मदमत्त हैं लोग। अभी उस नशा से उबारना एक चुनौती है। मणिपुर में विभाजन हुआ है, मैतेई बनाम अदर्स जो डिवीजन हुआ है ये नेताओं ने किया है। আমাৰ সৈতে আজি উপস্থিত আছে ফটাছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ নীতি নিৰ্দেশক বিশ্বআত্মা। তেওঁৰ সৈতে আমি কিছুমান কথা পাতিম। এয়া ৰাজনৈতিকো হ'ব, তেওঁৰ ব্যক্তিগতও হ'ব পাৰে, আৰু তাৰ লগতে থাকিব কিছুমান এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন যে শেহতীয়াকৈ যি ধৰণৰ 30 দিনীয়া ধৰ্মঘট তেওঁলোকে কৰিছিল, ধৰ্ম অৱস্থান তেওঁলোকে কৰিছিল, সেই বিষয়ে লৈ আৰু যিবোৰ দাবী তেওঁলোকে ৰাখিছিল। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। आपको स्वागतम जनाते हैं। जी सर, आप पहले बोलिए कि असम में कितने दिन के बाद आए? अभी तो आसाम में मैं लगभग 2.5-3 महीने के बाद आना हुआ। ऐसे फ्रिक्वेंटली मैं आता रहता हूँ पार्टी के प्रोग्राम में, लेकिन इस बार थोड़ा टाइम लगा आने में। मतलब आपको पता है कि असम में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? हाँ, कम से कम आसाम की जो आम जनता है कि घरों में चल रहा है वो हमें मालूम है। आसाम में जो बहुत संपन्न लोग हैं, बहुत जिन लोगों को धनवान लोग, अमीर लोग पाला जाता है, उनके घरों में क्या चल रहा है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन बाकी लोगों के बारे में तो हमें मालूम है। मतलब जनता की बात कर। हाँ, मैं जनता की खबर ही खबर है। राजा की खबर नहीं है, पब्लिक की खबर है। सर, आपको क्या लगता है ये राजा प्रजा की बात सुन रहा है या उनके बारे में सोच रहा है? हम समझते हैं कि हर समझदार आदमी को देश के, दुनिया के अंतिम आदमी के बारे में सोचना चाहिए। जो अंतिम आदमी के बारे में सोचता है, उसके भलाई के बारे में सोचता है, उसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है, उसको न्याय दिलाने के बारे में सोचता है, उसको ऊपर उठाने के बारे में सोचता है, वो सही सोच का व्यक्ति है। और दुनिया में जो पहले से आगे हैं, जो पहले कार से चल रहे हैं, उनको उतार के कहा आओ मैं तुमको चार्टर फ्लाइट से जल्दी पहुंचा देता हूं, ये कोई सेवा नहीं है। तो सर, आप लोगों ने कुछ गिने चुने लोगों के बारे में बोला, जो अभी आपने एक एग्जाम्पल दिया तो कि ऐसा हो रहा है, तो उनमें से एक हमने अदानी का नाम ही सुना है। तो उन्होंने बहुत सारे प्रॉपर्टीज यहाँ आसाम में खरीद लिए हैं, आसाम में ही नहीं पूरे नेशनल भारत पे खरीद लिए हैं। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा ये जनता के ऊपर? देखो, अडानी ने केवल प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है, अडानी ने तो प्रधानमंत्री पर भी कब्जा कर लिया है। जिस देश का प्रधानमंत्री किसी एक खरबपति की मुट्ठी में बंद हो जाए तो वो तो प्रॉपर्टी खरीदा है असम में या उड़ीसा में या उत्तर प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में, कोई बड़ी बात नहीं है। चिंता की बात यह है कि जब देश का राजा ही, प्रधानमंत्री ही जिसकी मुट्ठी में चला गया हो, तो अब तो समस्या यह है कि प्रधानमंत्री को कैसे आज़ादी कराया जाए, आज़ाद किया जाए कि देश में लोकतंत्र, सरकार, कानून का शासन, संविधान का शासन फिर से रिस्टोर हो। ये सर, क्या लोकतंत्र नहीं चल रहा है क्या? आपको क्या? देखिए, अगर लोकतंत्र चल रहा होता तो देश में सीबीआई और देश में ईडी सब लोगों के, जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, जहाँ भी भ्रष्टाचार है, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करती। जैसे ही कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में जाता है, उसके ऊपर जितनी भी जांच हो रही होती है बंद हो जाती है। मुकुल राय का उदाहरण है, अजित पवार जी का उदाहरण है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण पाओगे कि अगर भाजपा के बाहर रहोगे तो जांच होगी, भाजपा के अंदर चले जाओगे जांच बंद हो जाएगी। इसका मतलब कानून का शासन ठप है। जिस देश में कानून का शासन बंद हो जाए उस देश में लोकतंत्र नहीं होता, वहाँ आपातकाल होता है। भारत में अघोषित आपातकाल चल रहा है, इमरजेंसी। और ये इमरजेंसी आपने जो बोला, इमरजेंसी आपने बोलना चाहते हैं कि एक आपातकाल सिचुएशन चल रहा है, तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर हम आपसे पूछें कैसे चेंज करें और लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि देश का प्रधानमंत्री कुछ उद्योगपतियों के मुट्ठी में बंद हो गया है, उद्योगपतियों ने उसको कब्जा कर लिया है। तो अब जनता की बात है कि देश की आम जनता इस परिस्थिति को समझे और ये समझे कि अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रधानमंत्री को भी आज़ाद कराए, प्रधानमंत्री की कुर्सी को आज़ाद कराए, देश का संविधान
बचाए, देश के कानून बचाए, देश की संसद बचाए। और ये काम अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे नहीं संभव है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया भी कब्जा हो चुकी है। केवल जो देश के अब यूट्यूब चैनल हैं या जो रीजनल चैनल हैं, अभी हमें मानते हैं कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में चलते हैं, जैसे अब आसामीज़ में, तमिल लैंग्वेज में, मराठी लैंग्वेज में, केरला में, कन्नड़ में, तेलुगु में, अभी वो इतने कब्जे नहीं हुए हैं। तो अब तो छोटे चैनलों के बस की बात है कि वही अब देश को बचा सकते हैं, वही एक अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। उनकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है कि अगर देश में कानून संविधान बचेगा तो देश बचेगा, और देश बचेगा तो सब बच पाएंगे। सर, जब से प्रधानमंत्री जी ने मतलब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पोस्ट मतलब पदवी लिया है, शपथ लिया है एज ए प्रधानमंत्री, तब से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं दिया है, जो कि बताया भी जाता है बहुत जगह पे। फिलहाल में उन्होंने यूएनए में गए थे, मतलब अमेरिका गए थे। वहाँ पर एक क्वेश्चन किया हुआ था कि लोकतंत्र क्या सच में चल रहा है। उसमें जो उत्तर दिया था उन्होंने, वो आपको भी शायद पता होगा, आपने भी देखा होगा। क्या वो सही उत्तर था? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि वो सही उत्तर है। जहाँ तक मोदी जी के बारे में बात है, वो स्कूली पढ़ाई के मामले में कमज़ोर हैं, और वो पहले भी बताते रहे हैं कि मैं तो बहुत जल्दी घर छोड़ दिया था। पता नहीं कितना सही है कितना गलत। अब क्योंकि प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उसमें से जो सही बात होती है वैसे भूसे में से सुई निकालने जैसी होती है, कि भूसे में अगर सुई खो जाए तो आप सुई ढूंढो, पूरा भूसा ढूंढो, उसमें सुई निकलेगी। तो प्रधानमंत्री का जो भाषण होता है उसमें सत्य उतना ही होता है जितना भूसे में सुई। तो अब वो अपने बारे में भी जितना कहते हैं, पता नहीं वो भी कितना सही है कितना गलत है, वो अलग बात है। लेकिन प्रधानमंत्री एक मामले में बहुत ज्ञानी है कि वो देश में अरबपतियों को, अमीरों को साधना जानते हैं, और ये जो विशेषज्ञता उनकी है, ये काबिलियत और किसी नेता में और लोगों में नहीं है, हमारे में तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देंगे, क्योंकि यह काम कोई अच्छा पढ़ा लिखा ही कर सकता है। पत्रकारों को फेस करना कोई मजाक बात नहीं होती है। जिसके अंदर मन में चोर ना हो, जो ईमानदार हो, जिसके पास ज्ञान हो, और जो दिल में जो है वही बात जुबान पर हो, वो तो पत्रकारों के जवाब दे सकता है। मान लो कि अगर पत्रकार कोई ऐसे प्रश्न पूछ दे सकता है जिसके विषय की मुझे ज्ञान नहीं है, तो ईमानदारी से माफ़ी में मांग दें कि भाई ये मेरी फील्ड नहीं है, मैं इस बारे में नहीं जानता। लेकिन मोदी जी किसी मामले में माफ़ी नहीं मांग सकते। वो हर क्षेत्र का विशेषज्ञ होने का झूठा दावा करते हैं, तो इसलिए वो पत्रकारों को फेस नहीं करते। आप लोगों के पोटास पार्टी इंटरनेशनल की तरफ से 30 दिन का एक आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया हुआ था, उससे क्या मैसेज भेजा आप लोगों ने? आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार को ये मैसेज भेजा हमने, या फिर ये समझाने की हमने कोशिश की? हमने न समझाने की कोशिश की, न मैसेज भेजा, हमने केवल ध्यान खींचा। ये एक ध्यानाकर्षण का मामला था कि गुवाहाटी में असम विधानसभा के सामने 1 महीने तक वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के कार्यकर्ता लगातार धरना दे के बैठे रहे, और उसमें ये भी था कि एक व्यक्ति 2 दिन धरने पर नहीं बैठेगा, वो रोज़ बदल जाते थे। तो 30 दिन तक लगातार लगभग 200 से 500 लोग धरने पर बैठे, और लोग रिपीट नहीं हुए, दोहराए नहीं, एक आदमी एक ही दिन धरने पर बैठा। ये संदेश देने की कोशिश थी, सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज का ध्यान खींचने की कोशिश थी कि देश में बेरोजगारी बहुत हो गई है। आने वाला वक्त, और आज भी पढ़े लिखे लोगों का काम कंप्यूटर ने छीन लिया है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, वो डॉक्टर का काम भी चला जाएगा, वकील का काम भी चला जाएगा, मास्टरों का काम भी अब जा ही रहा है। अब तो यूट्यूब पर एक मास्टर लाखों विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। आने वाले दिनों में स्कूल भी नहीं रह जाएंगे, वो भी बंद हो जाएंगे, एक मास्टर करोड़ों लोगों को पढ़ाएगा। यानी अब न तो पढ़े लिखे लोगों का काम है, न अनपढ़ लोगों का काम है। अनपढ़ लोगों पहले सड़क नहर बनाते थे, वो काम जेसीबी मशीनों को चला गया। अब बुलडोजर मशीनें बड़ी बड़ी वो काम कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ मशीनों की मेहनत से जो पैसा पैदा हो रहा है उसकी अलग से गणित लगाई जाए। जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद में मशीनों का हिस्सा कितना है, ये सरकार हर साल गणित लगाए, संसद को और देश की जनता को बताए। इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधन है, देश में बारिश होती है उस पर नोट छपती है, देश के जंगल में लकड़ियां हैं, फल हैं, उनसे नोट छपती है, समंदर में मछलियां हैं
तमाम है उससे नोट छपती है। जंगल धरती के अंदर खनिज पदार्थ हैं, लोहा है, सोना है, अभ्रक है, मैग्नीज है, उससे नोट छपती है। तो ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं ये तो फ्री में मिली हैं। तो ये जो फ्री में मिली चीज़ें हैं, मशीन ने बेरोजगार करके लोगों को पैसा कमाया, ये पैसा गणित लगा के लोगों को बिना शर्त उनके खाते में दे दिया जाए। ये पैसा लोगों के पास पहुंचेगा तो लोगों के दिमाग में ऊर्जा आएगी और वो लोग उत्पादक हो जाएंगे। जैसे कि ऋग्वेद के ज़माने में था। ऋग्वेद के ज़माने में, वैदिक काल में, व्यक्ति को पेट भरने के लिए परिश्रम करने की शर्त नहीं थी। उस समय कंदमूल फल इतने ज़्यादा थे कि लोग खाते थे और चिंतन करते थे। जितने बड़े बड़े चिंतन पैदा हुए वो उसी काल में पैदा हुए। इसलिए एक बार फिर से एक ऐसा समाज पैदा होना चाहिए जिसके ऊपर ये शर्त न हो कि तुम अगर काम नहीं करोगे, काम मतलब दूसरे के आदेश, अपने आदेश के काम को काम नहीं माना जाता, दूसरे धन रखने वाले के आदेश को नहीं मानोगे तो तुम भूखे मर जाओगे। तो जो पैसा रखने वाले लोग हैं उनके आदेश पर संसार चले, समाज चले, ये कोई अच्छा समाज नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो प्राकृतिक साधन है, मशीनों के परिश्रम का धन है, उसको लोगों को बांट दिया जाए। हम लोग इसको वोटरशिप कहते हैं, वोटरशिप अधिकार। संसद की कमेटी इस पर मान चुकी है, स्वीकार कर चुकी है। 137 सांसदों ने इस पर संसद में प्रस्ताव पेश किया था, उस पर रिसर्च हुई 6 साल तक और मान चुकी है। अगर सरकार यह कानून बना दे तो देश के हर वोटर के घर में, उसके खाते में 8,000 रुपये जा सकता है। 5 वोटर हैं तो 40,000 रुपये हर परिवार में जा सकता है। सभी परिवार आराम से खाएंगे पिएंगे तो देश में मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन होएगा, फैक्ट्री लगेंगे, मिल कारखाने लगेंगे तो और रोजगार पैदा होगा। अगर आप पैसा सिकोड़ करके समेट करके अंबानी अडानी के घर में डाल देंगे तो देश में न तो रोजगार फैलेगा, विकास होगा, बिना रोजगार के विकास होगा। आज रोजगार विहीन विकास हो रहा है। इसलिए आप ये ना समझें कि सड़कें बन रही हैं तो रोजगार मिल रहा है, मिल कारखाने लग रहे हैं तो रोजगार मिल रहा है। ये ऑटोमेटिक उत्पादन से ऑटोमेटिक विकास हो रहा है, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन हो रहा है। इसलिए मेरा ये कहना है, ये नया ज़माना है। विश्व अर्थव्यवस्था के इस युग में लोगों को जीने के लिए, खाने के लिए देश की औसत आमदनी की आधी रकम उनके खाते में जानी चाहिए। जो बाकी आधी रकम बचती है उसमें मेहनत करने वालों को, बुद्धिमान लोगों को इंसेंटिव दिया जाए, विकास के लिए पैसे खर्च किए जाएं। यानी विकास का काम बुद्धिमान लोगों को इंसेंटिव देने का काम और परिश्रमी लोगों को इंसेंटिव देने का काम। लोगों के कपड़े उतरवा के न दिया जाए, उनकी रोटी छीन कर न दिया जाए, उनके घर और मकान छीन करके न दिया जाए। अगर लोगों के घर नहीं रहेंगे, लोग खाना नहीं खा पाएंगे, लोग कपड़े नहीं पहन पाएंगे, लोग बीमार होंगे, इलाज नहीं करा पाएंगे। बहुसंख्यक समाज, 80% जनता मर रही है, भूखों मर रही है, तो ये कौन सा लोकतंत्र है? और फिर इस विकास का करें का? अगर विकास केवल 3% लोगों के घरों में जा रहा है, वही विकास हो रहा है, तो बाकी लोग इस विकास के मॉडल का समर्थन क्यों करें? इसलिए मेरा कहना है, विकास के बारे में एक सम्यक दृष्टि पैदा होनी चाहिए। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल और विश्व परिवर्तन मिशन से जुड़े तमाम संगठन उस सम्यक दृष्टि पर काम कर रहे हैं और उनके पास हर समस्या का इलाज है। चाहे बेरोजगारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की परिस्थितियां हो, दंगे फसाद हो, सांप्रदायिक तनाव हो, हर चीज़ का समाधान वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल ने निकाला हुआ है। और इसके लिए इसने लगभग 1 लाख कैडर प्रशिक्षित करके पिछले 8-9 सालों में तैयार किया है। हमारा ये काम जारी है। आने वाले दिन में हमें पूरी उम्मीद है कि आज जैसे आसाम के लोगों ने समझा, अन्य प्रदेशों के लोग भी इस बात को समझेंगे और वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल भारत को बचा लेगी, जो भारत एक बड़े खतरे की तरफ जा रहा है। सर, अभी आपने जो बोला कि एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, तो हाल फिलहाल में हम असम की बात करें, क्योंकि आप लोगों का प्रोटेस्ट भी असम में ही था। तो असम के सीएम ने बोला कि हमने 1 लाख युवाओं को नौकरी दी, पहली बात। दूसरी बात, आप बोल रहे थे कि एक अगर आदमी 5 आदमी हो तो 40,000 रुपये, वो फिलहाल आप लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन असम की तो सीएम बोल रहे हैं कि हम तो अरुणोदय के थ्रू या वो स्कीम के थ्रू हम पैसे दे रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने एक भाषण में बोला कि हम एक ही दिन में 40 लाख लोगों को अरुणोदय के एंट्री कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो वो भी तो सर दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं,
मैं कहता हूँ कि 8,000 रुपये दिए मिलना चाहिए तो उसकी गणित है। देश में औसत आमदनी की आधी रकम हम मांगते हैं, हम भीख नहीं मांगते। हमें मुख्यमंत्री यह बताएं कि वो जो 1,250 रुपये देते हैं वो अपनी माँ को दें, अपनी मिसेस को दें, वो अपनी मौसी को दें, अपनी बुआ को दें। वो क्यों मानते हैं कि आसाम की जनता भिखारी है, हम उसको 1,250 रुपये देंगे? 1,250 रुपये में कौन सा खर्चा चलेगा? और क्या ये उनका हक है? क्या अगर हक है तो उसकी गणित बताएं कि इस गणित के हिसाब से उनका रकम, इनका हिस्सा, इनका शेयर केवल 1,250 होता है। मुझे बता दें, मैं तो 8,000 रुपये गणित बताने को तैयार हूँ। मैंने पार्लियामेंट को गणित बताई है। तो इसलिए देश का वोटर जिसको आप कह रहे हैं कि हम अरुणोदय की दे रहे हैं 1,250 रुपया, उसको आप भिखारी मांगते हैं, आप उसको कोई प्रजा मानते हैं, कोई मजदूर मांगे पराया मानते हैं। अपनी पत्नी को, अपनी माँ को तो आप 12 लाख देना चाहेंगे, लेकिन जब प्रजा का सवाल आएगा तो उसको आप 1,200 देना चाहेंगे। मतलब आप राजा हैं, बाकी लोग प्रजा हैं। आप मालिक हो, बाकी लोग नौकर हैं। आप बहुत बड़े आदमी हो, बाकी लोग छोटे हैं। आप इंसान हो, बाकी लोग जानवर जैसे हैं। जैसे किसान है, धान पैदा करता है बैलों की मेहनत पर, लेकिन जब धान पैदा हो जाता है तो खुद गोल गोल पीठा बना के खाता है और बैलों को पुआल दे देता है। तो आप आसाम के लोगों को बैल मानते हैं, वो 1,200 रुपये के पुआल दे रहे हैं। वो पुआल भी तब देना शुरू किए हैं जब वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल ने आसाम में हल्ला मचाया, आंदोलन किया। जब आप देखें कि अगर हम लोगों को पैसा नहीं देंगे तो मुसीबत होगी, तो वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के दबाव में आप 1,200 रुपये दे रहे हैं। आप ये कहिए कि 3,000 रुपये आप दीजिए, मतलब आसाम सरकार, और विधानसभा से प्रस्ताव पास करके एक लेटर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखिए कि भाई बाकी जो 3,000 के अलावा 5,000 है वो आप दीजिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पर टैक्स ज़्यादा होता है। तो आप ईमानदारी से वोटरशिप की बात करिए। अगर आप ये बात ना करेंगे तो जिनको आप बैल मान रहे हैं, जिनको जानवर मान रहे हैं, जिनको आप प्रजा मान रहे हैं, जिनको आप मजदूर मान रहे हैं, जिनको आप नीच मान रहे हो और अपने को ऊंच मान रहे हैं, ये नीचे लोग आज पैरों में हैं, लेकिन ये ऊंचे कभी आंधी आएगी तो आंखों में पड़ जाएंगे और आंखें मलते रह जाएंगे, आप आंखें अंधी हो जाएंगी। सर अभी और एक बात आपसे पूछना है कि आप बोल रहे हैं कि जनता को कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है, क्योंकि वो डेली बेसिस में जो जो उनका समस्या होते हैं वो सॉल्यूशन लेने में ही दिन पार हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये चेंज कैसे ला सकते हो, या आप ऐसा कुछ करेंगे क्या इस बार इलेक्शन में कि कुछ चेंज आए, कुछ बदलाव आए? देखिए, आपका सवाल दरअसल लोकतंत्र के ढांचे से संबंधित है। क्या लोकतंत्र में एक वोटर अपना हित और अनहित समझता है? वोटर तो ये समझता है कि अगर वो बोड़ो है तो बोड़ो का आदमी मुख्यमंत्री बन जाए या एमपी बन जाए तो सुखी हो जाएगा। ये बीरबल की खिचड़ी जैसा है कि खिचड़ी तो बांस के ऊपर लटकी है और आग नीचे जल रही है, आग जलती रहेगी, खिचड़ी कभी पकेगी नहीं। तो बोड़ो ये समझ रहा है, आदिवासी ये समझता है कि उसके जाति का एक नेता एमएलए बन जाए तो वो सुखी हो जाएगा। तो क्या ये समझ बोड़ो की, आदिवासी की, उसके लिए कल्याणकारी है या आत्मघाती है? इसी तरह से राभा ऐसे समझता है, आसामी लोग भी ऐसे समझते हैं। इसी तरह से अन्य जो कम्युनिटीज़ हैं, मुसलमान भी समझता है कि उसका एक आदमी एमपी बना रहे और आसाम का मुख्यमंत्री बन जाए तो सब सुखी हो जाएं। वो वहीं रिक्शा चलाते रहेंगे, मरते रहेंगे और भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, 35 साल की उम्र में बूढ़े होकर मर जाएंगे, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे। जो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, वो केवल अपनी जाति बिरादरी का एक एमपी एमएलए जिताना चाह रहा है, उसकी बुद्धि कितनी होगी आप समझो। और ये केवल आसाम में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही है कि यादव अपने लिए कुछ नहीं मांगता, उसकी जाति का एक आदमी मुख्यमंत्री बन जाए बस वो सुखी हो जाएगा। इसी तरह से एससी एसटी के लोग सोचते हैं उसकी बिरादरी का आदमी मुख्यमंत्री बन जाए तो बस वो समझो वो चारों धाम दर्शन कराया, अब उसको कुछ नहीं चाहिए। तो जब वोटर इतना नासमझ है, वोटर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा, और ये कुल्हाड़ी मारना नेताओं ने सिखाया है, सिखाया। वोटर को ये समझ कहां से पैदा हुई
कि तुम्हारी जाति का एमपी बनेगा, तुम्हारी जाति का एमएलए बनेगा, तुम्हारी जाति का मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा तो तुम सुखी हो जाओगे। ये किसने सिखाया है? ये तोते की तरह नेताओं ने ही रटाया है अपने फायदे के लिए, कि मेरे घर में अगर गाड़ी आएगी तो तुम उस गाड़ी को देख के खुश होना। अगर मैं काजू किशमिश बादाम खाऊंगा, मलाई खाऊंगा, रबड़ी खाऊंगा तो तुम समझना कि तुम खा रहे हो। अगर मेरा बेटा लंदन में जाके सिंगापुर में पढ़ेगा तो समझो कि तुम आगे बढ़ रहे हो। अगर मैं दूध पीऊंगा तो समझना तुम दूध पी रहे हो। अगर मैं हेलीकॉप्टर पे चल रहा हूं तो ये समझ लेना तेरी जाति का हेलीकॉप्टर है वो, तुम चल रहे हो। मतलब नेताओं ने लोगों को नशा पिलाया और उस नशे में मदमत्त हैं लोग। अभी उस नशा से उबारना एक चुनौती है। लोकतंत्र के जिस ढांचे ने ऐसे नेताओं को राजनीति करने की मौका दिया, यह वास्तव में एक तरह का नरसंहार है। जिन लोगों ने यह प्रचार किया कि तुम्हारी जाति का, तुम्हारी बिरादरी का एमपी एमएलए मुख्यमंत्री बने तो तुम सुखी हो जाना, यह एक नरसंहार से कम अपराध नहीं है। यह राजनीति नहीं, क्राइम है, क्राइम। ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे लोगों के कारण समाज दुखी है। एक आदमी पूरे देश की दौलत, धन दौलत लूट मार करके जा रहा है और वो अपने जाति की बिरादरी के लोगों को भेड़ समझता है, अपने को गडरिया समझ रहा। आज भाजपा के खेत में खड़ा कर देगा और कल कांग्रेस के खेत में खड़ा कर देगा, तो जिसके खेत में खड़ा करेगा पैसा ले लेगा, क्योंकि भेड़ों के बैठने से उर्वर हो जाती है जमीन। यानी अपनी जाति बिरादरी के लोगों को भेड़ समझ रखा है। नेताओं ने अपने को गडरिया समझ रखा है और ये कभी कांग्रेस में चले जाएं, कभी बीजेपी में चले जाएं और लोगों को बता रखा कि जहां मैं जाऊं वहीं तुम भी जाना, जैसे जहां गडरिया जाएगा भेड़ वहीं जाएंगी। तो इस प्रकार अभी तो लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र बहुत बचपना की अवस्था में है। अभी तो भारत में लोकतंत्र पैदा भी नहीं हुआ, पैदा होना बाकी है। इसके लिए वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल लंबा मास्टर प्लान बनाया है, लेकिन ये मास्टर प्लान जनता की शिक्षा से ही आएगा। जब तक जनता को शिक्षित नहीं किया जाएगा बात नहीं बनेगी। शिक्षा का मतलब ये नहीं कह रहा कि स्कूलों में जो पढ़ाया जा रहा, जो स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, उससे अशिक्षितों का एक संस्करण पैदा हो रहा है। अगर वो शिक्षित पैदा हो रहे हो तो देश की हालत नहीं होती। जहां 80% आदमी खाने का ठिकाना नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, दवाई का ठिकाना नहीं है, उसके कपड़े ठीक नहीं है, 35-40 साल में मर जा रहा है, आप कैसे कहेंगे वहां बहुमत का शासन चल रहा? बहुमत तो इनका ही है, इनका कौन सा शासन चल रहा? अल्पमत का शासन चल रहा है। भारत में इसको लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र को और स्टेट मशीनरी को, राज्य के ढांचे को फॉर्मेट करने की जरूरत है। जैसे वायरस आ जाता है तो कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है, हमारे राज्य की मशीन में वायरस आ गया है। आपने जो बोला वही उसी से थोड़ा रिलेटेड है कि मणिपुर में जो सिचुएशन चल रहा है अभी मेइते और कुकी के बीच में, तो वो लोग बोल रहे हैं कि मेइते भी बोले, कुकी बोल रहे हैं कि एक बार भी हमारा पीएम हमारे पास नहीं है। और राजीव गांधी जब गए तो उन्हें मतलब रोक दिया गया कि आप नहीं आ सकते अंदर। तो इसमें क्या कहेंगे कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहा अपने ही देश के एक स्टेट पे? देखो, ये जो जनता की मांग है ये वैसे ही है। पीएम आ जाएगा तो क्या बना देगा, क्या बिगाड़ लेगा? पीएम के आने से मतलब जनता को ये बताया गया कि अगर कोई नेता आ जाए तो सुखी हो जाना। तुम्हारे कैंसर हुआ है, तुम्हें हार्ट अटैक हुआ है तो वो ठीक नहीं करेगा, बस आके चला जाए, फिर तुम मर जाना। प्रधानमंत्री को आने क्यों चाहिए? जो मैतेई समाज के लोग या कुकी समाज के लोग मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री के पास पावर है, वायलेंस, हिंसा क्यों हो रही है? हिंसा रोकने का जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की है, चीफ मिनिस्टर की है। वो रुकना चाहिए। वो आ जाएं और वापस चले जाएं, आप उनका चेहरा देख लोगे, सुखी हो जाओगे। चेहरा टेलीविजन में देख लो। ये जो सोच है पब्लिक की, ये भी वही नेताओं ने पैदा किया है। नेता राजा है, प्रजा के घर में चला गया और दुखी प्रजा ने एक बार राजा को देख लिया, फिर अपना दुख भूल जाएगी। यह सोच कहाँ से पैदा हुई है? यह सोच वही राजशाही की विरासत है। नेताओं ने जनता को आगे नहीं बढ़ने दिया और वही जनता को जो मांग किया है, तुम ये मांगो तेरी जाति के मुख्यमंत्री बने, मांगो तेरी जाति के प्रधानमंत्री एमपी एमएलए बने, मांगो कि तुम जब परेशान हो तो वो आए तुम्हारे घर, लेकिन करे कुछ नहीं। अगर मोदी जी को कुछ करना है तो दिल्ली से बैठे बैठे कर सकते हैं।
ये जो आसाम मणिपुर में विभाजन हुआ है, मैतेई बनाम अदर्स का जो डिवीजन हुआ है, ये नेताओं ने किया है। मैतेई की वोट लेने के लिए और बाकी लोग माइनॉरिटी में हैं, उनको एक तरफ कर दिया। मेजॉरिटी की वोट लेने के लिए इन्होंने सांप्रदायिक आधार पर, कम्युनल बेसिस पर डिवाइड किया है। ये जहर फैलाने का काम दसियों साल से चल रहा है। आग तो अब लगी है, अब तो आपको लग रहा है कि अब तो बात गंभीर हो गई, लेकिन बीमारी पहले की थी। इसलिए मैं मानता हूं कि इलेक्शन में सुधार होना चाहिए। जो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम है, 30% वोट, 20%, 25% वोट लेकर कोई एमपी बनता है, एमएलए बनता है, सरकार बना लेता है। बाकी 75% लोग आपके खिलाफ हैं। ये काहे का लोकतंत्र है? इसलिए 51% जब तक वोट किसी को ना मिल जाए, वो व्यक्ति जीता हुआ नहीं माना जाना चाहिए। 51% वोट जब तक न मिल जाए, वो पार्टी जीती हुई नहीं मानी जानी चाहिए। पहला तो एक लाइन का सुधार ये जब तक नहीं होगा, तब तक समाज में आग लगाने का काम नेता लोग करते रहेंगे, और उनको ये प्रेरणा इलेक्शन सिस्टम ही देता है। इलेक्शन सिस्टम में सुधार होना चाहिए। लोगों को कई तरह के वोट के अधिकार मिलना चाहिए। उनको अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार है, उनको देश में प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार है, उन्हें भारत के दक्षिण पड़ोसी देशों में, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, सब देशों को मिला करके उसका साझा प्रधानमंत्री चुनने का भी अधिकार मिलना चाहिए। उन्हें पूरे संसार का प्रधानमंत्री भी चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। ये वैश्विक जमाना है, ग्लोबलाइजेशन जमाना है। आज हमारी अर्थव्यवस्था ग्लोबल हो चुकी, पूरी दुनिया, अमेरिका का असर हमारे ऊपर पड़ रहा है, लेकिन हमारा कंट्रोल वहां नहीं है। इसलिए चुनाव प्रणाली में, राज्य की मशीनरी में, संसदीय व्यवस्था में भारी सुधार की जरूरत है। इसलिए पुरानी जो पॉलिटिकल पार्टियां थी, जो जाति पर काम करती थी, धर्म पर काम करती थी, वो देश के लिए जहर बन गई हैं। इन पार्टियों को जितनी जल्दी लोग उठा के फेंक देंगे, उतनी जल्दी उनकी जान बचेगी, अन्यथा ये पार्टियां लोगों की जान ले लेंगी। अगले इलेक्शन में आपका क्या इरादा है कि आपके पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार खड़ा होगा क्या? देखिए, हमने सबसे पहले भारत की संसद में सैकड़ों सांसदों को समझाया, लगभग 450 सांसदों को समझाया कि भाई ये सुधार जरूरी है, आप कर दो। और सांसद मान भी गए, लेकिन उनकी पार्टियों के अध्यक्ष नहीं माने। और उन्होंने कहा साहब हम इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि हमें चंदा देने वाले इसके लिए तैयार नहीं है। यानी पार्टियों के जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो पार्टी अध्यक्षों के खूंटे के बंधे हुए बैल हैं। वो हम समझते हैं जनप्रतिनिधि हैं, वो समझते हैं मैं तो अपने पार्टी के सुप्रीमो के खूंटे का बंधा बैल हूं। और पार्टी का सुप्रीमो क्या समझता है, मुझे जो चंदा दिए हैं अंबानी अडानी, मैं उनके खूंटे का बंधा बैल हूं। ये अपने को इंसान मानने को तैयार नहीं है। न तो पार्टी अध्यक्ष अपने को इंसान मानने को तैयार है, न सांसद विधायक मानने को तैयार है, वो तो बैल मानने को तैयार है। तो फिर जनता का कल्याण कौन करेगा? ऐसी स्थिति में एक बड़ी समस्या है। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल इसके अल्टरनेट के रूप में आई है। वो केवल एक वैकल्पिक सांसद नहीं देगी, वैकल्पिक विधायक नहीं देगी, वैकल्पिक राजनीति भी दे रही है, वैकल्पिक राज्य की मशीनरी भी दे रही है, वैकल्पिक चुनाव प्रणाली भी दे रही है, वो वैकल्पिक गवर्नेंस सिस्टम भी दे रही है। वो सब कुछ का विकल्प है। हम जानते हैं कि इसमें वक्त लगेगा। बीमारी अगर बहुत गहरी हो तो लंबे समय तक इलाज करना पड़ता है। हम वोटर्स पार्टी भारत का और दुनिया का जो आज बीमारियां हैं उसका स्थायी समाधान, परमानेंट समाधान दे रही है। वक्त लगेगा। आने वाले 24 के चुनाव में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बहुत सारी पार्टियां गठबंधन करने की भी बात कर रही हैं, लेकिन हमारा गठबंधन या उनके साथ वो गलत लोग हैं और पुराने ढर्रे की राजनीति करते हैं, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन आज जिस प्रकार केंद्र में मोदी सरकार कानून को, संविधान को खूंटे पर टांग दी है, इसके लिए हम हो सकता है किसी के सहयोगी बने, लेकिन हमारा मूल काम यह है भारत को एक वैकल्पिक राजनीति, भारत को वैकल्पिक समाज व्यवस्था, वैकल्पिक धार्मिक व्यवस्था, यहाँ तक कि ईश्वर के बारे में वैकल्पिक दृष्टिकोण देना हमारा काम है। उस काम पे हम लगे हैं। चुनाव में हमारे प्रत्याशी आसाम में आएंगे। ठीक है, आपने हमको इतना समय दिया, विश्वनाथ जी आपको शुक्रिया। और थैंक यू। आप जितना हो सके वैकल्पिक रास्ता लाइए, क्योंकि शायद जनता भी यही मांग रही है कि एक वैकल्पिक रास्ता हो। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।